देखिए, बहुत साधारण शब्दों में एजिंग का मतलब है आयु बढ़ना। जी। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है उसके पहले दिन से ही उसकी एजिंग शुरू हो जाती है, यानी उम्र बढ़ती चली जाती है। जी। जी। और वो एजिंग की प्रोसेस जो है पूरी जिंदगी भर चलती है। लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर की एजिंग नहीं है, सिर्फ उम्र की एजिंग नहीं है। इसके जी। साथ साथ शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, पता नहीं लगते शुरू में। और जी। जी। 25-30 साल तक तो शरीर का फलना फूलना, सब चीज का ग्रोथ होना, वो एक जी। नॉर्मल प्रतिक्रिया है हर मनुष्य की। लेकिन ऐसा माना जी। जाता है कि 25-30 साल के बाद धीरे धीरे सारी प्रतिक्रियाओं में न मालूम होते हुए भी धीरे धीरे परिवर्तन नीचे की ओर चलते चले जाते हैं। और जी। जब मनुष्य 50-60 साल का हो जाता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तब यही प्रतिक्रिया, यही परिवर्तन तेजी से नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और हमारी कई प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे शिथिल होती चली जाती है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के विभिन्न भाग, आप ऊपर से लेके चलिए, हमारी त्वचा, उस त्वचा में ड्राइनेस आ जाती है वृद्धावस्था में, खुजली ज्यादा होने के चांस होते हैं। और बाद में तो रिंकल्स, यानी मुंह पे और स्किन पे झुर्रियां भी पड़ झुर्रियाँ। जाती है। फिर बिल्कुल। आप देखिए, आंखों की रोशनी कम होती चली जाती है, सुनने की पावर कम होती चली जाती है, जी। और आपकी याददाश्त कम हो जाती है। आपको चलने जी। फिरने में तकलीफ होने लगती है। और जब अंदर के ऑर्गन्स को देखे, हार्ट है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी जिक्र किया, तो जी। इनकी वजह से इंसान की सांस भी फूल सकती है, सिर्फ एजिंग प्रोसेस की वजह से। जरूरी नहीं है कि जी। हार्ट की बीमारी हो तभी सांस फूले। इसी तरह जी। गुर्दे और यूरिनरी सिस्टम में भी चेंजेस आती हैं, प्रोस्टेट जी। में चेंज आती है, जी। महिलाओं में उनके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें चेंज आती है, तो उससे पेशाब की तकलीफें भी होती हैं। तो ये जी। जी। सारी जो है एजिंग चेंजेस जो हैं, ये फिजिकल चेंजेस तो हैं ही, इसके अलावा साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस भी होती है बुढ़ापे में। वो मैं जी। आपसे थोड़ी देर में उसका जिक्र करूंगा। लेकिन मैं इस जी। समय ये आपको बताना चाहता हूं कि इन परिवर्तनों की वजह से, शारीरिक परिवर्तनों की वजह से, सिर्फ ओल्ड एज की वजह से, मतलब एजिंग प्रोसेस के कारण सिर्फ कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं जिनके कारण मनुष्य को तकलीफ होती है और वो जी। डॉक्टरी सलाह लेना चाहता है। जी। एक क्विक रेफरेंस के लिए या अच्छी तरह याद करने के लिए मैं इनको अल्फाबेटिकली आपको बताता हूं, जिससे मेरे जी। वरिष्ठ भाई और बहनें इसको अच्छी तरह जी। समझ सकें। ए जी। से जी। एक्स एंड पेन, मतलब दर्दें होती हैं। मांसपेशियां जी। कमजोर हो जाती हैं तो शरीर में कहीं भी दर्द हो जाता है ओल्ड एज में, किसी बगैर जी। किसी कारण के। लेकिन जी। कारण यही है कि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो चलना फिरना कम होता है। बीज जी। है ब्लरिंग ऑफ द विजन, मतलब नजर कम हो जाना। उसके कई कारण, मैं उस कारणों पे इस जी। वक्त नहीं जा रहा हूं, लेकिन ओल्ड एज में ये होता बिल्कुल। ही है। सी का जी। जी। मतलब है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कई दिन तक टॉयलेट नहीं जा रहे, इसका ये मतलब है कि आपको सुबह नॉर्मल टाइम पे कभी कभी मोशन नहीं आता, आपको वेट करना पड़ता है, अखबार पढ़ते हैं, आप चाय पीते हैं, टाइम आपका 2-4 घंटे खराब हो सकता है। तो उस तरह की एक हमारी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो स्लो हो जाती है। अब जी। डी का मतलब होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब खाना बहुत। पचाना एक मुश्किल होता है। आपने जी। पूड़ी जी। कचौड़ी और पकवान खाए तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, आप पचा नहीं सकते हैं, कभी कभी जी। नौजिया होता है। और डी से डिस्निया भी है। डिस्निया का मतलब सांस फूलना। आप सीढ़ी चढ़ रहे जी। हैं बुढ़ापे में तो आपकी सांस फूल रही है, हालांकि आपको कोई जी। बीमारी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एजिंग जी। की वजह से। ई का मतलब हो गया एग्जॉस्टन, यानी थकान। एफ का मतलब हो जी। गया फॉरगेटफुलनेस, मतलब याददाश्त में जी। कमजोरी आ गई, आप चीजें रख के भूल जी। जाते हैं। इन सब का जी। मतलब जी। ये जी। नहीं है कि आपको अल्जाइमर्स है, ये नॉर्मल एजिंग के जी। प्रोसेस की वजह से भी होता है। फिर एफ के जी। बाद जी। जी आ गई। जी का मतलब गम्स एंड टीथ, जबड़े और दांत। जी। आपको पता ही है दांत जी। गिरते हैं। फिर एच का बिल्कुल। मतलब है हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनाई भी कम देने लगता जी। है। और आई का जी। जी। मतलब है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब नींद भी कम आने लगती है रात को, जी। दिन में जी। और जी। रात जी। को नींद मुश्किल से आती है।
ये सारी चेंजेस जो हैं ये बीमारियों में भी हो सकती हैं, लेकिन बगैर किसी बीमारी के नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से भी होती हैं। तो ये मैं वृद्धावस्था का जो आपने प्रश्न किया, प्रोसेस ऑफ एजिंग को मैंने विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश की। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने जिस अल्फाबेट तरीके से एजिंग को बताया, जिस तरीके से हमारे अल्फाबेट हैं, उसी तरीके से एजिंग प्रोसेस आपने बताया। लेकिन क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस में एजिंग के जो फैक्टर्स हैं जो आपने अभी गिनाए, उससे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारी साइकोलॉजी उस तरह की डेवलप हो जाती है कि हमको ऐसा लगता है शायद हम बीमार हैं, जैसे हमको एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैंने एंजाइटी हो आपको रही ये है कहा, हमको। जी जी जी, मैंने आपको अभी ये कहा कि इन सब बातों की वजह से भी हमारे वरिष्ठ नागरिक डॉक्टरी सलाह लेने जाते, उनको थोड़ी मालूम है कि ये प्रोसेस ऑफ नॉर्मल एजिंग की वजह से है या कोई बीमारी है, लेकिन उनको डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट तो होता ही है। और मैंने जो अभी अल्फाबेटिकली लिस्ट बताई है, ये भी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं ओल्ड एज के। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ बीमारियां हैं वो कॉमन है ओल्ड एज में, यंग एज में बहुत कम होती हैं, लेकिन ओल्ड एज में ज्यादा होती हैं। इन बीमारियों का तो ध्यान खासतौर से इसलिए रखना पड़ता है कि आपने जैसा बताया कि इन बीमारियों की वजह से मौतें भी होती हैं, और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए, इनका अच्छा इलाज करने के लिए इंसान को ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या बीमारियां होती हैं, और इनको भी मैं क्विक रेफरेंस और अल्फाबेटिकली अरेंज करके ही बताना चाहता हूं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो मैं पहले बीमारी बता रहा हूं वो ज्यादा कॉमन है, आखिर में जो बताऊंगा वो लेस कॉमन है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहा हूँ। ए से अल्जाइमर डिजीज, बी से ब्रेन स्ट्रोक, सी से कैंसर किसी भी भाग का, डी से डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, ई से हो गया एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर, एफ से हो गया फ्रेल्टी। फ्रेल्टी का मतलब है जब काफी आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसे इतनी थकान हो जाती है, चल नहीं पाता, वजन कम हो जाता है, उसमें कोई ताकत नहीं रहती और वो धीरे धीरे डेथ की तरफ बढ़ता है, उसे फ्रेल्टी कहते हैं। जी से जीरियाट्रिक इन्फेक्शन, ओल्ड एज में कुछ खास इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, पेट का इन्फेक्शन हो गया, ये भी सारे घातक हो सकते हैं। फिर एच से हो गया हार्ट की बीमारी और हार्ट अटैक। और आई का मतलब है इंजरीज एंड फॉल्स एंड फ्रैक्चर, इससे भी ज्यादा है ये लोग। तो ये भी बीमारियां, ये भी लिस्ट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये सारी बीमारियां में वो लक्षण भी हो सकते हैं और इन बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। तो हर सूरत में, चाहे लाइफ थ्रेटनिंग ये बीमारियां हो, चाहे नॉन लाइफ थ्रेटनिंग नॉर्मल एजिंग के लक्षण हो, हर सूरत में हमारे मरीजों को डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ती है और उनकी मदद भी लेनी पड़ती है। और इनको बेहतर यही होता है कि इनकी रोकथाम ही कर ली जाए, और अगर हो भी जाए बीमारी तो इनको आगे बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है, डॉक्टरों के लिए भी और मरीजों को खुद भी अपने को लुक आफ्टर करना चाहिए। यहाँ पे भावना सरोवा जी लिख रही हैं कि बहुत ही क्या कहते हैं अच्छा विषय चल रहा है बुजुर्गों के बारे में, उनका ये प्रश्न आया है, बहुत ही प्रभावशाली और अच्छा व्याख्यान आप दे रहे हैं। साथ ही साथ अब आगे चलते हैं, शैलजा बहुत उत्सुक है आपसे पूछने के लिए। मैं अपने सुधी श्रोताओं से, दर्शकों से एक ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो जो आप डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं, क्योंकि ये एम्स के हैं जो दुनिया में जाना माना है, तो महीनों लाइन लगती है एम्स में जाने के लिए। तो अगर आपके मन में कोई हलचल है, कोई प्रश्न है, तो आप जरूर डॉक्टर साहब से, आप सीधे हम आपकी बात पहुंचाएंगे। तो जरूर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। डॉक्टर साहब उसका कितनी विस्तार पूर्वक और कितने अच्छे से उसका जवाब दे रहे हैं, ये तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि बिल्कुल अथाह ज्ञान का सागर है ये, ऐसे अनायास ही नहीं WHO में चले गए। तो अभी आपने बहुत सारे अल्फाबेटिकल बहुत सारी चीजें बताई डॉक्टर साहब, और ये जो आपने बहुत सारी बीमारियां बताई, तो जो चूंकि आज का वृद्धावस्था एक विषय तो है ही, एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि एक मुझे शेर याद आ रहा है कि इस उम्र में उस उम्र की बातें बहुत आती हैं, इस उम्र में उस उम्र की बातें बहुत आती हैं, जिस उम्र में कभी इस उम्र का ख्याल भी न था, जिस उम्र में कभी इस उम्र का ख्याल भी न था। तो बहुत सारे लोग इन चीजों से जूझते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हम वृद्ध हो रहे हैं या हमारा फेज बदल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं स्वीकार कर पाते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मैं बूढ़ी हो रही हूँ।
तो बहुत सारे मना स्थितियां उनको डिप्रेशन में भी ले जाती है, कुछ अपने को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अल्जाइमर एक बहुत बड़ा, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसका अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है सितंबर में। तो मैं ये जानना चाहूंगी सर कि ये अल्जाइमर जो जैसे हम वॉलेट रख के भूल जाते हैं, कभी कभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ वृद्धों के ही, बुजुर्गों का ही ये सवाल है। चूंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा था कि डॉक्टर साहब न्यूरो के हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि उनसे हमारा भी प्रश्न रखिएगा। तो जैसे हम वॉलेट रख के भूल जाते हैं या पैसे रख के हम भूल जाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, हमें नाम किसी का स्मरण नहीं रहता है, कुछ जो बहुत जरूरी रहते हैं उनका रहता है, ऐसे नॉर्मल। तो हम कैसे, जो नए लोग हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि इस तरह की, या उनके कैसे क्या लक्षण होते हैं कि वो इस अल्जाइमर बीमारी का शिकार हो रहे हैं? सर आपसे जानना चाहेंगे हम। शैलजा जी, आपने इस दफे 2 सवाल इकट्ठे पूछे हैं। पहला तो आपने ये पूछा कि डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल चेंजेस, और कुछ लोग इन चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा आपने पूछा अल्जाइमर के बारे में। तो मैं पहले सवाल का जवाब पहले दूंगा और उसके बारे में ये बोलूंगा कि मैंने अभी तक जो आपको वृद्धावस्था के परिवर्तन बताए हैं वो सारे शारीरिक परिवर्तन थे, लेकिन और परिवर्तन भी होते हैं जिनको हम साइकोलॉजिकल या सामाजिक या आप आध्यात्मिक भी कह सकते हैं या मेटीरियलिस्टिक, वो भी व्यूज चेंज होते हैं ओल्ड एज में, और इनको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत इस तरह करना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये काफी घातक सिद्ध हो सकते हैं और ये इनविजिबल होते हैं। जैसे शारीरिक बीमारियां या शारीरिक लक्षण तो लोगों को दिखती हैं, वो जाते भी हैं डॉक्टर के पास, लेकिन ये जो साइको सोशल जो परिवर्तन होते हैं ये इनविजिबल होते हैं। और वृद्ध लोग जो है बहुत से तो इन पे पार पा लेते हैं, बड़े पॉजिटिवली थिंकिंग लोग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आपने बताया वो इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते और परेशान रहते हैं। इन परिवर्तनों को भी मैं अल्फाबेटिकल ही आपको बता देता हूँ। ए से है एंजाइटी और एलूफनेस, मतलब चिंता बनी रहना या अकेले पड़ जाना, मतलब सोशल आइसोलेशन नहीं बल्कि सोशल लोनलीनेस। सोशल आइसोलेशन की तो आजकल हम सोशल डिस्टेंसिंग में संदर्भ में बात करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बुढ़ापे में एक सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है और वो अकेले पड़ जाते हैं। पर बी से हो गया आपका बोर्डम और बेरीवमेंट, मतलब बुढ़ापे में जब आप आते हैं तो आपके कुछ डियर एंड नियर वंस मरते चले जाते हैं, आपको छोड़ते चले जाते हैं और आपको इन बेरीवमेंट्स के साथ जीना पड़ता है, आपको इनके साथ इन चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ता है। कुछ लोग अच्छी तरह कर लेते हैं स्वीकार, अपने को संभाल लेते हैं। और सी से है कोपिंग, मतलब आप इन चैलेंजेस को, बेरीवमेंट तो एक चैलेंज है और भी बहुत चैलेंजेस होते हैं, किसी को फाइनेंशियल चैलेंज है, किसी को कोई चैलेंज है, उनसे आप उन असाधारण स्थितियों के साथ आप अपने को कैसे ढाल लेते हैं, वो कोपिंग है। डी का मतलब है आपने बताया वो डिप्रेशन कह लीजिए आप। ई का मतलब हो गया इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, और बहुत सारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कुछ लोगों को हो सकती हैं, जैसे उत्तेजित हो जाते हैं, कई लोग गुस्सा करते हैं बुढ़ापे में, कई लोग आक्रामक भी हो सकते हैं, तो ये सब चीजें हैं। फिर एफ से हो गया कि आप फॉलिंग इनकम, आपका फॉलिंग स्टेटस हो गया, आप काम करते थे आप रिटायर हो गए या अब आपके पास पैसा नहीं है, तो वो सब फाइनेंशियल, फिर ये इनसिक्योरिटी हो जाती है। डी के बाद जो है, डी का मतलब है जनरेशनल डिस्कनेक्ट, आप बाकी जनरेशन से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, ना वो आपको पूछते हैं, ना आपकी हिम्मत पड़ती है उनसे पूरी तरह से उनके साथ इंटरेक्ट करने की। तो ये सारी बातें। और एज का मतलब है कंप्लीट होपलेसनेस भी आ जाता है, और कभी कभी तो ये हालत हो जाती है कुछ बुजुर्गों में, बहुत कम में, कि उनको अपने को हार्म करने लगते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। ये दूसरे परिवर्तन मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। अब बात आई अल्जाइमर्स की। अल्जाइमर्स में भी इस तरह के बहुत चेंजेस होते हैं, जो याददाश्त के अलावा और भी बहुत सारे, ये बिहेवियर चेंजेस मैंने कुछ बताई, ये भी होती है। अब आपका प्रश्न था कि अल्जाइमर्स के क्या लक्षण है, कैसे पता लगाएं, जो परिवार के सदस्य हैं उनके यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, उनको क्या लक्षण हो कि परिवार के लोग पहचान लें। ये आपका बहुत बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इसका मैं आपको जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए, बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर होना एक नॉर्मल बात है, ये मैंने आपको पहले ही बताया।
और यंग एज में भी आप जानते हैं कि आपने कोई चाबी घर में रख दी, आप बाद में भूल गए हमने कहाँ चाबी रखी, आप ढूंढ रहे हैं, आपको मिल गई। ऐसी कोई और चीज है, आप कभी कभी किसी इंसान से आप 5 साल के बाद मिलें और आप यंग भी हैं, लेकिन आप 5 साल के बाद आपने उसको जो है भूल गए, उसका नाम आप पहचान लिया, शक्ल आपने नाम भूल गए, याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, चाय भी पिला दी इसने आपको अपने कमरे में, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा, आपकी हिम्मत नहीं आ रही कि कैसे आप नाम पूछें। ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन अल्जाइमर में क्या होता है कि आप अगर कोई चीज भूलते हैं तो आप ये भी भूल जाते हैं कि आप भूल गए, मतलब आप चाबी रख के भूल गए, तो आप हमें तो याद है कि हम चाबी रख के कहीं भूल गए, लेकिन अल्जाइमर के मरीज को ये भी नहीं पता कि वो चाबी भूल के रख गया, वो ये भी भूल गया, नंबर 1। नंबर 2, वो जो है अपने दोस्तों को या सगे संबंधियों को नाम लेने में उसको दिक्कत होती है। अब मैंने बताया कि यंग एज में भी अपने दोस्तों को अगर आप काफी दिन बाद मिलें तो नाम लेने में दिक्कत होती है, लेकिन अल्जाइमर के जो रोगी हैं उनको अपने सगे संबंधियों के नाम भी याद नहीं रहते, और बाद में तो ये हालत होती है कि वो अपने सगे संबंधियों को पहचान भी नहीं पाते। अच्छा, तीसरी बात ये है कि यंग एज में आप अगर मान लीजिए कई साल के बाद आप रजौरी गार्डन जा रहे हैं, अपनी कार चला के जा रहे हैं, आपको कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि भाई रजौरी गार्डन का कहाँ से मुड़ूं, किधर से रास्ता जा रहे हैं, तो वो सब ठीक है, लेकिन क्योंकि आप बहुत दिन से नहीं गए तो ये नेचुरल है। लेकिन अल्जाइमर के मरीज जो है वो रास्ता ही नहीं बोलते, वो अपने घर में ये भी भूल जाते हैं कि मेरा बेडरूम कहाँ है, ड्राइंग रूम से बेडरूम किधर को जाना है मुझे, तो ये एक और लक्षण है अल्जाइमर का। और चौथा, जब स्टेज ज्यादा निकल जाती है तो फिर वो अपने दैनिक कार्य करना जो है उसमें असमर्थ हो जाते हैं, जैसे उन्हें ये नहीं पता कि ये टूथब्रश है, इससे क्या किया जाए, इससे क्या दांत साफ करते हैं, उन्हें ये याद नहीं रहता। ऐसे ही गिलास में पानी या कप में चाय पी के अब सिंक में रखना है, वो बजाय सिंक में रखने के फ्रिज में रखे आएंगे, तो कार्यशैली, टेलीफोन नहीं कर पाते। अगर किसी कहीं जाएंगे, मान लीजिए किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने, वहां गलती से ज्यादा पैसे दे आएंगे और उन्हें पता भी नहीं रहेगा कि ज्यादा पैसे दे आए। अगर कम पैसे दे आए तो कोई बात नहीं, चलो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वो ज्यादा दे आते हैं और फिर घर पे आके बताते हैं कि मैं तो ये 10 रुपए दे के आया हूं, तो उनसे पूछा जाता है भाई ये तो 5 रुपए की चीज है, इसलिए वो अपना मनी हैंडल नहीं कर पाते हैं। और जब बाद में बहुत ज्यादा स्टेज बढ़ जाती है तो वंडर कर जाते हैं, घर से बाहर निकले सुबह सैर करने, घर रास्ता भूल गए, कहीं मिले एक जगह, कहीं खंबे के नीचे बैठे हैं, लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं, भाई मुझे तो पता नहीं मेरा घर कहाँ है, फिर उनके घर जेब में से टेलीफोन नंबर निकाल के पूछा पाछी करते हैं, तब उन्हें घर पहुंचाया जाता है। उसके अलावा फिर उनको सारे जो मैंने आपको परिवर्तन बताए, उत्तेजित होना, आक्रमणकारी हो जाना, गुस्सा करना, बगैर बात के कभी कभी हंसना, और कभी कभी डिसइनहिबिशन हो जाता है, मतलब वो बाहर सबके सामने ही पेशाब कर देते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं, और बाद में तो ये हालत हो जाता है कि टट्टी पेशाब भी उनकी जमीन पे निकल जाती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, बेड रिडन हो जाते हैं, बेड सोर हो जाते हैं। ये सारी स्टेजेस है अल्जाइमर की। और मैं तो यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी जब भी आपको लक्षण लगे, परिवार को लगे, तो परिवार ये ना समझे कि हर एक लक्षण सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग का है, बल्कि उसका असेसमेंट कराएं और अर्ली स्टेज में ही डायग्नोज कर लें तो फायदा होगा उसका। थैंक यू। डॉक्टर, बेसिकली क्या है कि डिप्रेशन और अल्जाइमर इनिशियली एज में क्या टाइम पे क्या होता है, सबसे पहले डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन बिल्कुल उसी तरीके से है कि आदमी को होता है, दिखता नहीं है, अगर उसको बताओ तो वो मानता नहीं है। जैसे शराबी है, शराबी को कहो कि तुम शराब पीता तो वो मानता नहीं है कि मैं शराब पीता, पर वो शराब पीता है। उसी तरीके से डिप्रेशन भी, अवसाद भी जो है होता है, पर लोग उसे कोई मानते नहीं है, और धीरे धीरे वो चल के वो अल्जाइमर की तरफ आता है। यहाँ पर एक सवाल है, अमेठी क्रांति के अर्जुन सागर जी कह रहे हैं कि मैं 20 वर्षों से डिप्रेशन में हूँ और एक एसिपोज और निक्स्टो दवाई खा रहा हूँ, इससे मैं बहुत परेशान हूँ। इसको छूटने का कोई वजह या कोई ऐसा तरीका हो जिससे मेरी ये छूट जाए और मेरा डिप्रेशन दूर हो जाए? देखिए, डिप्रेशन जो है वो अल्जाइमर का कारण नहीं है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो अल्जाइमर का रिस्क फैक्टर है। मतलब डिप्रेशन से कई ऐसे लक्षण आते हैं जो अल्जाइमर से कंफ्यूज होते हैं, यहां तक कि हम कहते हैं कि डिप्रेशन इज ए कॉज ऑफ सूडो अल्जाइमर। सूडो अल्जाइमर मतलब असली अल्जाइमर नहीं, लेकिन अल्जाइमर जैसा लगता है।
तो जी जी लेकिन जी डिप्रेशन से अल्जाइमर नहीं, अल्जाइमर के तो दूसरे कॉजेज होते हैं। अल्जाइमर का जी जो असली कॉज है वो तो पता नहीं किसी को, लेकिन जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को मोटापा है, कोई स्मोकिंग बहुत करता है, किसी जी को हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और वो सोशली हमेशा लोनली रहा है, जी फ्रस्ट्रेटेड रहा है, उनको तो अल्जाइमर होने का रिस्क फैक्टर होता है। बुढ़ापे में उनको अल्जाइमर होने के ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन बिल्कुल डिप्रेशन जो है वो अल्जाइमर का कॉज नहीं है। हालांकि डिप्रेशन के लक्षण जो हैं वो अल्जाइमर से होते हैं। लेकिन डिप्रेशन जी का जो आपने इलाज के बारे में पूछा, मतलब ये एक तरह से उदासीनता की स्थिति है। जी और जी आपने इसका जी जो ट्रीटमेंट आप 20 साल से दे रहे हैं, तो आप जरूर किसी साइकेट्रिस्ट से या किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते होंगे। और वो अगर उनकी दवाई से आपको आदत पड़ गई है लेते हुए, दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, कई कई बार उनसे कॉन्स्टिपेशन भी होता है, तो आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि मुझे इसका क्या इलाज करना है। और दवाइयों के अलावा डिप्रेशन को रोकने के लिए और भी तरीके हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जी जी अभी आप ये मत समझिए कि डिप्रेशन से आपको अल्जाइमर हो जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे एक जी और जी प्रश्न है, ये है अमोल कुमार चौधरी जी का। वो कह रहे हैं कि मुझे भी बात बात में जो है मैं भावनात्मक इमोशनल हो जाता हूँ, और इमोशनल भी शायद मेरा ये डिप्रेशन है उसका एक कारण लगता है, तो इससे मैं कैसे दूर हो सकता हूँ? जो मेरी भावना है, जो मेरी एंजाइटी है, वो कैसे दूर हो सकती है? देखिए, पहले तो आपको मन में ये सोचना पड़ेगा कि आपको इमोशनल डिस्टरबेंसेस क्यों होते हैं। आपके जीवन में क्या कोई चिंता है, कोई परेशानी है, वो आप देखिए। अगर आपको लगता है आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, आपको ये पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, उस पर कैसे इजाद पाई जाए, तो इसके मैं 3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक तो जी आप फिजिकल एक्सरसाइज रोज करिए। फिजिकल जी एक्सरसाइज जो है, जैसे वॉकिंग है या कोई भी और एक्सरसाइज है, ये हमेशा एक मूड बूस्टर होता है। ये मूड जी को एलिवेट करता है। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ फिजिकल एक्सरसाइज करें, दोस्तों के साथ जी पार्क में जाएं, उनके साथ बात करें, उनसे आप गप्पे मारें, उनके साथ इंटरेक्ट करें, तो ये आपका फिजिकल एक्सरसाइज के साथ सोशल जी इंटरेक्शन भी होता है, और इस सबसे आपको आपका मूड एलिवेट होता है। तो नंबर 1 तो ये है। नंबर 2 ये है कि आप म्यूजिक का सहारा लें। कई लोगों को जी पुराने बहुत बड़ी बात। गाने, पुरानी बातें और पुराने गाने सुनने का बड़ा शौक होता है। चाहे वो जी भजन हो, चाहे वो भजन ना भी हो, पुरानी फिल्मों के ही सॉन्ग, अगर आप मान लीजिए आपने 30-40 साल पहले फिल्में देखी, बड़ी अच्छी लगी, रात को उनके गाने लगा लिया करिए ईयरफोन में लगा के, अपने आपको सुकून मिल सकता है। कुछ लोगों को भजनों जी से सुकून मिलता है। ये दूसरा जी है। जी जी तीसरा जो है, वो आपको स्पिरिचुअल मेथड्स अपनाने चाहिए, चाहे वो बिल्कुल प्राणायाम हो, चाहे वो मेडिटेशन हो। ये सब चीजें अगर आप करेंगे, और आपको मेरे ख्याल में नींद तो आती होगी, आपने बताया नहीं कि नींद की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन के साथ नींद की भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करिए, और वो आपको बताई जा सकती हैं अगर आप किसी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाएं। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। पतंजलि के योग शास्त्र में भी दूसरा सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो आपने बताया, उससे पूरी तरीके से लागू होता है, और वो सूत्र है कि चित्त वृत्त निरोध योगा। चित्त से वृत्तियों का अगर आप निरोध कर देते, यानी उनको दूर कर देते हैं, तो आप जो है निरोगी हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज और का, एक बात डॉक्टर साहब ने ये भी संगत का और मित्रों का बहुत बड़ा असर जीवन पर पड़ता है। जी 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 हाँ शैलजा। हाँ, नहीं, डॉक्टर साहब ने एक बात और बड़ी अच्छी कही, जो विश्व स्तर पे ये रिसर्च भी हो चुका है कि संगीत, जो इन्होंने कहा कि म्यूजिक सुने, संगीत सुने, जो पसंदीदा जो गाने हैं उनको सुने। तो ये संगीत भी एक बहुत बड़ा जादू है। अगर बहुत गहरा साध हो रहा है या ऐसा लग रहा है, तो हम अपनी पसंदीदा चीजें सुन सकते हैं, या साहित्य का शौक है तो साहित्य में जा सकते हैं। जो भी आपके अंदर कला जो आपको खींचता है, उस तरफ आप मुड़ सकते हैं। तो शायद ये भी एक अच्छा, एक सकारात्मक वजह बन सकता है कि हम अवसाद भी ना जाए, या बहुत मैं ज्यादा आपको ये बता दूं संवेदनशील। कि बहुत फॉरेन जी कंट्रीज में हॉस्पिटल्स में, ओपीडीज में, डी एडिक्शन सेंटर्स में, करेक्शनल फैसिलिटीज में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में, डे केयर सेंटर्स में, ओल्ड एज होम्स में,
म्यूजिक थेरेपिस्ट एम्प्लॉय किए जाते हैं और जी, वो वहां पे अपने डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा के लोगों का दिल खुश करते हैं, गाना गाते जी। हैं, और ये सारी चीजें काफी साइकोलॉजिकली एडवांटेज देती हैं डिप्रेशन के और कई और प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स के लिए। एक अभी रेणु जी का प्रश्न था सर, कि बोला मेरे को डायबिटिक हूँ और मेरा पल्पिटेशन जो है 125 है और ईसीजी मेरा नॉर्मल है, लेकिन मेरे को जो है स्ट्रेस रहता है, तो इसका क्या कारण है? डायबिटिक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और जो है स्लीप डिसऑर्डर, इन तीनों का आपस में कोई संबंध है क्या? देखिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और स्लीप डिसऑर्डर्स का तीनों का संबंध है। अच्छा, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं कि इनकी पल्स रेट 125 रहती है। देखिए, आमतौर पे डायबिटीज की वजह से पल्स इतनी बढ़ी हुई नहीं रह सकती। कुछ लोगों की पल्स हमेशा से ही थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन 125 कुछ जरूरत से ज्यादा है। इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। सिर्फ ईसीजी कराने से काम नहीं चलेगा, आपको डॉक्टर के पास जाके इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा कि आपकी पल्स इतनी तेज क्यों रहती है, कोई और कारण तो नहीं है। जैसे किसी को थायराइड की बीमारी है, हाइपर थायराइडिज्म जिसे कहते हैं, उसको उसमें पल्स बढ़ी हुई रह सकती है। किसी को अंदर कोई छुपी हुई हार्ट की बीमारी है, उसमें हो सकती है पल्स तेज, और कुछ और भी कारण है। सिर्फ एंजाइटी से भी कई लोगों को पल्स बढ़ी रहती है। मुझे मालूम नहीं कि आपको कितनी एंजाइटी है, लेकिन आपको किसी डॉक्टर के पास तो जरूर जाना पड़ेगा। अब रहा यशपाल जी आपका सवाल कि हाइपरटेंशन, स्लीप डिसऑर्डर्स और डायबिटीज में कोई फर्क है कि नहीं, कोई संबंध है कि नहीं? हाँ, जरूर है संबंध। देखिए, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों एक दूसरे को पनपने के लिए उत्साहित करते हैं। मतलब डायबिटीज वालों को हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज अक्सर एसोसिएटेड रहती है। और ये इसका एक कारण ये भी है कि बड़ी उम्र में है, दो अलग अलग बीमारियां हैं तो साथ साथ ही होंगी उसी उम्र में। अच्छा, दोनों बीमारियों में स्लीप डिस्टरबेंसेस हो सकते हैं। डायरेक्ट हाइपरटेंशन से स्लीप की प्रॉब्लम तो जब ही होगी अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है। डायबिटीज की वजह से स्लीप डिसऑर्डर जब ही होंगी अगर आपकी डायबिटीज इतनी अनकंट्रोल्ड है कि आपको आपका मन विचलित करती रहती है और आपको सोने में प्रॉब्लम होती है। तो ये स्लीप का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बीमारियों से रिलेटेड है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग कम सोते हैं उनको हार्ट डिजीज ज्यादा हो सकती है, डायबिटीज की कंट्रोल में डिफिकल्टी हो सकती है, उनको हार्ट अटैक ज्यादा हो सकता है, इनको स्ट्रोक ज्यादा हो सकता है, उनको डिमेंशिया भी ज्यादा हो सकता है। तो स्लीप का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वो आप अगर कोई पूछना चाहेगा तो मैं स्लीप का मैनेजमेंट भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यही जवाब है आपके सवाल का। जी जी जी। अच्छा सर, अभी एक प्रश्न यहाँ दिखने में आ रहा है कि जिन्होंने अभी बोला था कि मुझे डिप्रेशन है, दवा छोड़ने का प्रयास करता हूँ मैं, और दिन में गाड़ियों की आवाज नहीं सुन पाता हूँ, पागलपन सा है इनको, और ये इनका मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तो ये एक अलग सा मुझे लग रहा है ये सवाल, इतना ज्यादा गहरा डिप्रेशन कि जब आदमी बिल्कुल ये सोचे कि हम जिंदगी खत्म कर ले। तो आप इनको मोटिवेट करिए, इनको समझाइए। जी, मैंने तो बताया कि डिप्रेशन को रोकथाम के लिए 3 चीजें मैंने पहले ही बताई हैं, लेकिन इनका डिप्रेशन कुछ ज्यादा ही है और बहुत गहरा लगता है। तो इनको तो किसी डॉक्टर के पास जाके शायद दवाई भी लेनी पड़े, क्योंकि मैंने जो 3 चीजें बताई हैं वो उन लोगों के लिए बताई हैं जिनको माइल्ड डिप्रेशन है या जिनको डिप्रेशन नहीं है लेकिन वो रोकना चाहेंगे। उनको इन तीनों चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन इन महान भाव को तो मैं यही कहूंगा कि इनका इतना डिप्रेशन है, इसका इलाज तो ये डॉक्टर के पास ही जाके कराएं और बाकायदा दवाई लेनी पड़ेगी। धन्यवाद जी। यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है सर कि क्या वृद्धावस्था में आजकल 2 चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। एक तो न्यूक्लियस फैमिली हो गई है, परिवार छोटे हो गए, एकल परिवार हो गए हैं, और एकल परिवार में जो है जो बुजुर्ग हैं उनकी स्थिति और भिन्न हो गई है। इसमें सोशल
जो डिस्टेंसिंग की आपने एक बात करी थी, मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने, सोशल साइट ने इंडिविजुअली डिस्टेंस बहुत कर दिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो हमारे एजिंग वो हैं, पेरेंट्स हैं, उनको हम एक ऐसा माहौल दे देते हैं, एक ऐसा वातावरण दे देते हैं जिस वातावरण में शायद हम तो अपने लिए सारी चीजें लेते हैं, लेकिन हम उनको वो वातावरण नहीं दे पाते। तो ये भी एक डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और उनसे दूरी, क्योंकि आपने सबसे पहले बताया था कि बात करिए, म्यूजिक सुनिए, एक दूसरे से वो करिए। जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आपके मन के भाव बाहर नहीं आएंगे। तो क्या ये कारण नहीं है कि जो हमारा जो न्यूक्लियस फैमिली का जो एक कंसेप्ट हमारे यहाँ है, उससे एजिंग प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है? बिल्कुल, ये न्यूक्लियर कंसेप्ट जो हम लाए हैं, ये पश्चिमी देशों से लाए हैं। हमारी फैमिली भी ब्रेक हो रही हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि जो अपर मिडिल क्लास और भी ऊपर की क्लास के जो लोग हैं, उनमें तो न्यूक्लियर मेडिसिन काफी हद तक आ चुकी है। और वृद्धों को अकेले ही रहना पड़ता है या अपने स्पाउस के साथ रहना पड़ता है, और कभी कभी स्पाउस चले जाते हैं तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। तो उनको तो सोशली, और खासतौर से आजकल कोरोना के जमाने में तो और भी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हमें हर वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। हम लोगों से मिल भी नहीं सकते, लोगों से हाथ भी नहीं मिला सकते, लोगों के साथ मिलके हंसी मजाक भी नहीं कर सकते। तो मैं उन सब लोगों को यही कहूंगा कि वो घर में ही बैठें, बाहर न जाएं, और बाहर अगर जाएं भी किसी एसेंशियल काम से मास्क लगा के जाएं, वो अपने हाथ पैर हमेशा साफ रखें, साबुन से धोते रहें, लेकिन सोशल कनेक्टेडनेस भी बनी रहे उनकी। वो कैसे बनी रहे वो मैं आपको बताऊंगा। वो ऐसा है कि आपके हर एक आपके दोस्त, पुराने दोस्त हैं, उनसे आप टेलीफोन पे बात करिए, लंबी लंबी बातें करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। उनके साथ मजाक करिए, टेलीफोन पे ही चाहिए सही, टेलीफोन पे मजाक करिए, उनके साथ जोक्स कट करिए, और अपने स्टोरीज पढ़िए, कोई अच्छी स्टोरीज हैं। टेलीविजन देखिए, बहुत ज्यादा टेलीविजन ना देखिए, लेकिन टेलीविजन देखिए। आप अकेले बैठ के टेलीविजन भी देख सकते हैं। मोबाइल में तरह तरह के वीडियोज आते हैं, वो देखिए, लेकिन एडिक्शन ना हो। और उसके अलावा फिर आप मान लीजिए घर में आपके बच्चे भी हैं जो आपके साथ बात नहीं कर रहे, वो अपने माँ बाप से ही कम बात करते हैं, वो अपने में मस्त रहते हैं, अपना मोबाइल देखते रहते हैं। तो उनके साथ आपके उनके बच्चों को मैं, या उनके बेटों को, या उनके पोतों को मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा, तुम अपने माँ बाप अगर तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारा घर अगर छोटा भी है, आप फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत सारे नहीं कर पा रहे हैं, मास्क तो लगा ही सकते हैं, तो कम से कम उनके साथ थोड़ी बहुत बात कर लिया करो, उनके साथ कभी ताश खेल लिया करो, उनके साथ कोई छोटा सा इंडोर गेम कर लिया करो, उनकी गोद में मत बैठा करो, चाहे उनसे बात ना करा करो। तो स्टोरी टेलिंग हो गया। और फिर अगर आपके घर में अगर आपके पास ऐसा घर है जहाँ छोटे मोटे अपने गमले लगा रखे हैं, उन गमलों को आप जाके पानी सींचिए, उनके फूलों को देखिए, गुलाब का फूल रोज कैसे बड़ा होता चला जाता है, नेचर को देखिए। सुबह अगर सो के उठे हैं तो आप खिड़की में से देखिए, सूरज की किरणें निकल रही हैं, सूरज देख रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां आपके आसपास नदी है, तालाब है, झरने हैं, तो और भी अच्छी बात है। मदर नेचर को वो करिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको हेल्प करेंगी। आप अगर अकेले भी रह रहे हैं तो भी आपको करेंगे। और इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ सक्षम हैं, जैसे हम और आप हैं, वो लोग तो इंटरनेट सपोर्टेड इंटरवेंशन के थ्रू कई लोगों से जुड़े रह सकते हैं, जैसे मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और आजकल तो लोग जो है इंटरनेट के थ्रू शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी भी अटेंड कर रहे हैं, और शैलजा जी कवि सम्मेलन भी अटेंड कर रहे हैं, और भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो वो सोशल कनेक्टेडनेस तो रह सकती है, ये सब किया जा सकता है। और मैंने इसलिए दोनों तबकों के लोगों के लिए बताया, जो इंटरनेट से सक्षम भी हैं और जो बेचारे ऐसे हैं जो लिटरेट नहीं है, इतने गरीब हैं, छोटे घर हैं, उनके लिए भी मैंने रास्ते बताए। धन्यवाद। अभी डॉक्टर वरुण कुलश्रेष्ठ का एक था कि मेंटल स्ट्रेस जो है, जो अपनी वाइफ है उसकी डेथ के बाद ज्यादा हो जाता है, या वाइफ का हस्बैंड की डेथ के बाद ज्यादा हो जाता है। ये डॉक्टर वरुण कुलश्रेष्ठ का प्रश्न था। साथ ही साथ प्रिंसिपल है जम्मू में, सत्येंद्र शुक्ला साहब, वो कह रहे हैं, सर व्हाट आर कॉज ऑफ memory loss? My father is 80 years old and he is suffering from this problem.
एनी ट्रीटमेंट अवेलेबल और नॉट? ये 2 प्रश्न है आपके लिए। मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका हूं कि मेमोरी प्रॉब्लम है तो आप पता करवाइए, असेसमेंट करवाइए डॉक्टर से कि ये एज रिलेटेड मेमोरी है, लॉस है या अल्जाइमर के लक्षण है, और इसका दवाई या वो देना वो तो उसी बात पे डिपेंड करेगा। और जहां तक डॉक्टर वरुण जी का सवाल है, वो तो ऐसा है कि कोई भी डियर एंड नियर वन स्पाउस ही होता है, बच्चे भी तो होते हैं डियर एंड नियर वन, तो कोई भी भाई बहन भी जो है वो भी आपके डियर एंड नियर वंस हैं, कभी कभी आपके बहुत गहरे दोस्त हैं वो भी डियर एंड नियर वंस हैं। तो आपको ये बेरीवमेंट जो है ये सहने पड़ते हैं ओल्ड एज में, और इन सब चीजों का मैंने आपको बताया है कि कैसे कोपिंग किया जाएगा। ये हर इंसान के अलग अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से वो कोपिंग कर सकता है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि इसमें स्पिरिचुअल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये सारे सवाल जो आ रहे हैं इनके लिए मैं 5 शब्द बोलने की कोशिश करूंगा। अगर उन 5 शब्दों को आप उनको प्रैक्टिस करें तो आपके काफी हेल्थ और साइको सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। पहला है सात्विकता, दूसरा है क्षमता, तीसरा है संपर्कता, चौथा है सक्रियता, और 5वां है सदाचारिता। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं इनको थोड़ा सा इनको डायलेट करके बता सकता हूँ। बताइएगा प्लीज, अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम है हमारे लिए, हमारे सभी श्रोता हैं, आपका बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। सुमन तोमर प्रिंसिपल है राजस्थान में, वो लिख रही हैं कि डायबिटीज को मैंने संगीत सुन के बहुत कंट्रोल किया है, और उनका मैं देख भी रहा हूं कि संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मेरा आजमाया हुआ है। तो देखिए मैं बताता हूं सात्विकता क्या होता है। सात्विकता का मतलब है कि आप शाकाहारी संतुलित भोजन करें, और इसके खास सिद्धांत ये हैं कि न तो ज्यादा शुगर लें, चाहे आपको डायबिटीज नहीं है तो भी, न ज्यादा शुगर लें, न ज्यादा नमक लें, न ज्यादा फैट और ऑयल लें, और ओवर ईटिंग ना करें। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप डाइनिंग टेबल पे जो खाना छोड़ देते हैं वो आपके शरीर को ज्यादा लाभ पहुंचाता है बजाय उस खाने के जो आप खा चुके हैं। तो ओवर ईटिंग ना करें। और इसके अलावा आप आज की डेट में क्योंकि कोरोना है और अपनी इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है, तो खासतौर से इन चीजों का ध्यान रखें कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना हो, शुगर की चीजें ज्यादा ना हो, शुगरी चीजें ज्यादा ना हो, प्रोटीन ज्यादा हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा हो, ये सब चीजें लीजिए। और विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आजकल लेना। ये सब खाद्य पदार्थों में मौजूद है, ऊपर से लेने की जरूरत नहीं है। और आजकल जिंक का भी प्रचलन ज्यादा है कोरोना की वजह से। और फिर हमारे आयुर्वेदिक लोग जो हैं वो तो इन चीजों को भी बहुत मानते हैं, और मैं भी इन चीजों में विश्वास करता हूँ कि हल्दी किसी तरह लीजिए, आप एक काला जीरा लीजिए, और आप लहसुन का इस्तेमाल करिए, ये सारी चीजें फायदेमंद है। अदरक का इस्तेमाल कीजिए। ये तो डाइट के प्रिंसिपल हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है कोई एडिक्शन नहीं करना, आपको शराब नहीं लेनी चाहिए, और स्मोकिंग तो बहुत ही खराब है। स्मोकिंग के लिए तो मैं ये कहूंगा ये बीमारियों को तो बहुतों को जन्म देती है, लेकिन ये हमारे ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत खराब है। और आजकल कोरोना के टाइम पे हमें ओरल हाइजीन को बहुत अच्छी तरह रखना है। हमें मुंह और नाक और गला सब साफ रखना है, क्योंकि हमारे मुंह और नाक से तो वायरस या और कोई जर्म जा रहा है। इसलिए आजकल बजाय सिर्फ 2 दफे अपने टूथब्रश करना, इसके अलावा आपको दांत की फ्लॉसिंग करनी चाहिए रोज, और माउथ वॉश रोज गार्गलिंग करने चाहिए थ्रोट और मुंह के। और इसके अलावा मैं स्मोकिंग के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि स्मोकिंग सिर्फ सिगरेट और बीड़ी की स्मोकिंग नहीं है, ये स्मोकलेस टबैको भी यूज नहीं करना चाहिए, जैसे तंबाकू वाला पान या पान मसाला या जर्दा या गुटखा, ये सारी चीजें खराब हैं। इन सब से आपकी ओरल हाइजीन खराब होती है। और इसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, वो कई लोग सुपारी के छोटे छोटे हिस्से चबते रहते हैं दांतों से रात भर, और वो भी खराब है। हालांकि उसमें तंबाकू नहीं है, लेकिन
सुपारी लेना जो है, इसका मतलब है आपका सलाइवा यानी आपका थूक ज्यादा बन रहा है, तो आपको थूकना पड़ता है, और थूकने का मतलब है कि आप दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हो, हाइजीनिकली भी खराब है और सामाजिक तौर से भी ये अनएक्सेप्टेबल है। तो ये सारी चीजें जो है आपके सात्विकता में आती हैं। उसके बाद दूसरा जो है मैंने बताया श्रमता। श्रमता में फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत तरह की होती है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समय इतना नहीं है। तीसरा मैंने आपको बताया संपर्कता। संपर्कता भी मैं बता चुका हूँ कि सोशली आप कनेक्टेड रहिए, अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। आज तो साइंस ने ये भी प्रूव कर दिया है कि आप अगर सोशली कनेक्टेड नहीं रहेंगे, आप अकेले पड़े रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, चाहे इंटरनेट से भी बात करें तो भी ठीक है, तो आपको बीमारी ज्यादा होंगी। तो ये संपर्कता की बात है। फिर चौथा है सक्रियता। और सक्रियता का मतलब जो है वो मैंने बताया कि कुछ ना कुछ काम करते रहिए, चाहे पेड वर्क हो चाहे अनपेड वर्क हो। आप लोग जैसे ये सेमिनार करवाते हैं, बार बार करवाते हैं, तो आप सक्रिय हैं। चाहे आपके पास बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपके पास ये स्किल रहेगी, और आप ये जो है इससे आपको आपके स्वास्थ्य में फायदा होगा। तो ये सक्रियता बहुत जरूरी है। और जो भी काम आपको अच्छा लगता है वही काम करिए, बेमन से ना काम करिए। जो काम आपको पैशन देता है, आपको परफेक्शन लगता है, वो काम करिए, उससे आपको अंदर से हैप्पीनेस मिलेगी, एंजॉयमेंट मिलेगा। ये हो गया आपका संपर्क का सक्रियता। और लास्ट में मैंने आपको कहा था सदाचारिता। सदाचारिता में एथिकल लिविंग है, हमारे यमा और नियमा, योगा, वे ऑफ लाइफ में ये सारी चीजें बताई गई हैं। इन सब का स्वास्थ्य में लाभ होता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, सब में लाभ होता है, बीमारियां कम होती हैं। और इसके अलावा इन्हीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्राणायाम और मेडिटेशन भी करिए। तो ये 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको छठी चीज में ऐड कर देता हूँ, वो भी सा से ही शुरू होती है, लेकिन वो अंग्रेजी का सा है, एस है वो, स्लीप। स्लीपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साउंड स्लीप इज वेरी गुड, जिसके फायदे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ।